कब हमें ये समझना चाहिए, कैसे हमें चीज़ पता करनी चाहिए कि दिस इज़ द फुल स्टॉप वेयर यू हैव टू, जिससे अब रुक जाओ। हमें गाइडेंस और मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम बस अपने हिसाब से जीते रहते हैं, अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। आपको लगता है कि जिस ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में हम बड़े होते आए हैं उसमें एक्चुअली किसी बदलाव की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता कि पेरेंटिंग के फंडामेंटल्स में बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है पेरेंटिंग के तौर तरीकों को बदलने की जरूरत है। तो व्हाट इज़ योर आइडियल डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म, मेनिज्म और इक्वालिटी? मैं कभी जेंडर्स को मैन और वुमेन से देखता ही नहीं। मैं जेंडर्स को देखता हूँ एनर्जीज के हिसाब से। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आइडियाज ऑफ इंडिया की इस खूबसूरत शुरुआत तो नहीं हो सकती है। हमारे साथ आज हमारे दिन के सबसे पहले गेस्ट मौजूद हैं। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ही इज इंटरनेट सेंसेशन, ही इज मॉन्क गौर गोपाल दास विद अस। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। Thank you for सबसे having me. पहला सवाल मेरा आपसे ये है, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ इंडिया? My idea of India is an India that has the wings to fly, but the roots to come back to. आसमान में उड़ना बहुत ज़रूरी है, ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ में हमारे रूट्स पे आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So an India that has all the opportunities, an India that has a dynamic capacity to go out and smash it out there in the world. At the same time, an India that is rooted in its culture, in its heritage, in its traditions, in its values. That is my idea of India. सर क्योंकि आपने बोला रूट्स और उड़ान, इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल से यूथ लाइक अस, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दैट वी डोंट अंडरस्टैंड वेयर एंड व्हेन टू हैव दैट ग्रिप ऑन आवर रूट्स। तो क्या इसके लिए मतलब कोई भी इंसान जब अपनी लाइफ में कुछ भी प्रैक्टिस कर रहा होता है तो कब हमें ये समझना चाहिए, कैसे हमें चीज़ पता करनी चाहिए कि दिस इज़ द फुल स्टॉप वेयर यू हैव टू, जिससे अब रुक जाओ, या वहाँ से थोड़ा वापस आना है, या अभी और चलते जाने का स्कोप है? इसको कैसे समझना है? जी 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 पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो यूथ है बहुत डायनामिक यूथ है। आज का जेनजी यस। यूथ जो है बहुत डायनामिक है, और आज के जो जेनजी यूथ है उनको एक माइंडफुल लिविंग, पर्पसफुल लिविंग का एक एंथुजियाज्म है, एक इच्छा है, लेकिन उसको डायरेक्शन चाहिए। बस एनर्जी है, एनर्जीज को चैनलाइज करना, डायरेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे ये बैलेंस किया जाए कि उड़ान भी भरे और रूट्स पे भी आए, और कहाँ फुल स्टॉप लगाए और कहाँ सोचे कि फुल स्टॉप निकाल के उड़ते रहे, कैसे ये करेंगे? मेरे हिसाब से दो तीन चीज़ें करनी चाहिए। एक चीज़, हमें गाइडेंस और मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम बस अपने हिसाब से जीते रहते हैं, अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, अपने मन में, अपने माइंड में, अपने जहन में इतना विश्वास कर देते हैं कि बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। फुल स्टॉप कहाँ लगाना है पता नहीं लगता। हमारे पास यूथ की एनर्जी है, लेकिन हमारे पास बुजुर्गों का तजुर्बा भी है। तो आज का प्रॉब्लम क्या है ना, यूथ की एनर्जी बुजुर्गों के तजुर्बे से डिस्कनेक्ट हो गई है। दोनों के लिए डिसएडवांटेज है। बुजुर्गों के लिए वो, उनके पास तो एनर्जी बची नहीं है, टाइम हो गया उनका, उनको एनर्जी की जरूरत है। तो जब यूथ बुजुर्गों के पास आते तो उनको एनर्जी मिलती है, और तब यूथ को क्या है, एनर्जी बहुत है, तजुर्बा नहीं है। तो जब बुजुर्गों से कनेक्ट होता है तो इनका एडवांटेज है, इनको तजुर्बा मिलता है। सो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट टू द विजडम ऑफ आवर सीनियर्स, एंड व्हेन आई से बुजुर्ग डजंट मीन ओल्डर पीपल ओनली, पीपल हु हैव सीनियरिटी, पीपल हु हैव विजडम एंड एक्सपीरियंस। और दूसरी चीज, उनका एक्सपीरियंस तो हमको लेना ही चाहिए, लेकिन उनका एक्सपीरियंस उनका है, अपना नहीं है। अपना एक्सपीरियंस तो अपने को आने वाला है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देके जाती है। तो एवरी डे देयर विल बी सम चैलेंजेस। व्हेन यू फाइट योर चैलेंज, यू मे गो रॉन्ग आल्सो, इट्स ओके। हु हैज लर्नड एवरीथिंग एंड हु हैज गॉट एन एक्सपीरियंस विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स? सो गलतियां होंगी, तो अनुभव से आप गलतियों को सुधारिए, किसी से गाइडेंस लीजिए, और धीरे धीरे आपको भी आपका एक्सपीरियंस आएगा कि कहाँ फुल स्टॉप लगाना चाहिए और कहाँ सेंटेंस को कंटिन्यू करना चाहिए, कब रूट्स पे ग्रिप पकड़नी चाहिए और कब आसमान में उड़ान भरना चाहिए।
वेरी वेल सेड सर। कल मैं एक न्यूरो साइंटिस्ट से बात कर रही थी, क्योंकि आपने गाइडेंस की बात की। तो कल जब वो पैनल में थी तो उन्होंने बोला कि हमें हमें पेरेंटिंग चेंज करने की ज़रूरत है, एंड हमें एज पेरेंट्स बहुत गाइड नहीं बनना होगा, और हमें उनको बस इंट्रोड्यूस कराना है टू न्यू एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग। आपको लगता है कि जिस ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में हम बड़े होते आए हैं उसमें एक्चुअली किसी बदलाव की ज़रूरत है, स्पेशली आज के पेरेंट्स में, जैसे आपने कहा जेन जी, जी। बिल्कुल डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। जी। मुझे नहीं लगता कि पेरेंटिंग के फंडामेंटल्स में बदलने की ज़रूरत है। हम्म, मुझे लगता है पेरेंटिंग के तौर तरीकों को बदलने की ज़रूरत है। हम्म, जैसे पेरेंटिंग का फंडामेंटल क्या होता है? बच्चों के वेल विशिंग पेरेंट्स हैं हम लोग। हम्म, वेल विशिंग वेल, मेकिंग श्योर दैट दे फाइंड सिक्योरिटी, मेकिंग श्योर दैट दे फाइंड लव, मेकिंग श्योर दैट दे फाइंड अफेक्शन। लेकिन पहले प्यार कैसे जताया जाता था पेरेंट्स से? तू खाना खाया क्या? तू आ गया क्या? तू कैसे हुआ? ये हुआ। एक जमाने में वो प्यार माना जाता था। आज इसको इंटरफियरेंस इन योर स्पेस माना जाएगा। तो फंडामेंटल वही रहेगा, हम्म, लेकिन तौर तरीकों को बदलने की आज की तारीख में बहुत जरूरत है, क्योंकि जेंजी इतना तेजी से बदल गया है, हम्म, पूरा जनरेशनल चेंज इतना ज्यादा है कि वो दोनों के विचार करने की, सोचने की जो वेवलेंथ है हम्म, वही अलग अलग है। इसीलिए मैं कई बार ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर यहाँ पर हम एक 9 डिजिट लिखे, आप उस तरफ खड़ी रहें, मैं इस तरफ खड़ा रहूं, मुझे यहाँ से 9 दिखेगा, आपको क्या दिखेगा? 6। 6। और हम लोगों को दोनों, ये जेंजी है और वो पेरेंट्स है वहां के, उस जमाने के। जेंजी देख रहा है 9, पेरेंट्स देख रहे हैं 6। जेंजी कह रहा है 9 इज राइट, पेरेंट्स कह रहे हैं 6 इज राइट। ये कॉन्फ्लिक्ट सब यहीं से शुरू हो रहा है। तो पेरेंट्स को, आज के पेरेंट्स को थोड़ा इस तरफ आने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है, ताकि वो जेंजी के हिसाब से देखे कि वो दुनिया को कैसा देख रहा है। अरे मुझे लगा 6 है, लेकिन इसको तो 9 दिख रहा है। आज समझ में आया कि इसको कैसे लगता है। और जेंजी को भी थोड़ा जरूरत है कि उस तरफ जाके देखे कि पेरेंट्स दुनिया को कैसे देखते। अरे मैं तो सोच रहा था 9 है पूरा, ये तो 6 देख रहे थे। ये जानना जरूरी है कि वो हमारे दुश्मन तो है नहीं, है तो पेरेंट्स। राइट। जब वो दोनों थोड़ा गैप ब्रिज हो जाए, बातें हो जाए, तब फिर ये कॉमन सोल्यूशन आ सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। केवल गाइडेंस देके और केवल लेक्चर सुना के आज के जेनजी को आप पेरेंटिंग नहीं कर सकते। फंडामेंटल्स वही रहेंगी, तौर तरीके, मेथोडोलॉजी जरूर बदलनी पड़ेगी। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो डिटैचमेंट पेरेंट्स से या पेरेंट्स का अपने बच्चों से, क्या ये जस्टिफाई हम कर सकते हैं कि डिटैचमेंट टू सम एक्सटेंट इज ओके? डिटैचमेंट इज नेसेसरी एट ऑल स्टेजेस इन लाइफ फॉर एनी रिलेशनशिप, पेरेंट्स का हो या हस्बैंड वाइफ का हो या कोई भी हो, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी स्पेस भी चाहिए होती है। जब वो स्पेस नहीं मिलती तब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, तब इंसान गुस्सा होता है, इंसान दुखी हो जाता है, मायूस हो जाता है, क्योंकि अपने खुद को भी तो टाइम देने की जरूरत है, खुद को भी तो स्पेस की जरूरत है। चाहे वो पेरेंट्स के हो, चाहे वो शादीशुदा रिश्ते हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, टू मच इंट्रूजन इन द स्पेस कॉजेज अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी। और इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंसिंग, मैं डिटैचमेंट नहीं कहूंगा, डिस्टेंसिंग जरूरी है। कि पेरेंट्स को भी जरूरी है कि बहुत ज्यादा हमेशा माइक्रो इंटरफियरेंस और माइक्रो मैनेजिंग करने की जरूरत नहीं है किड्स की। और सेम चीज किड्स भी है कि कोई कुछ बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट है कि उनको भी समय देना चाहिए। स्पाउसेस की भी यही बात है, भाई अपने पति पत्नी को थोड़ा अलग टाइम दो। इतना ज्यादा रोमांस की, इतना ज्यादा इंटरफियरेंस की जरूरत नहीं, थोड़ा स्पेस की जरूरत है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे टॉक्सिक हो जाता है। 15 मैसेज रात में लिखने की जरूरत है क्या भाई? मैं कल हूं ना, मैं कोई मरने वाली नहीं हूं आज रात को, कल उठूंगी। और फिर वो भी बाद में ये भी बोल रहा है कि ब्लू टिक आ गए, तूने रिप्लाई नहीं किया। अरे भाई मैं कोई इधर रिप्लाई करने के लिए बैठी हूँ, मुझे सोना धोना काम धंधा नहीं है कोई। तो ये थोड़ा जो स्पेस देना है ना, ये जरूरी है। आज की तारीख में जो एंशियंट टर्म डिटैचमेंट है, वो आज की तारीख में है, थोड़ा स्पेस दीजिए एक दूसरे को। करेक्ट। एक फिल्म आई है अभी रिसेंटली, मिसेस, मुझे पता Mrs. हाँ आपने देखी है नहीं, बट लेकिन वो फिल्म फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट करती है। और वैसे तो ये अक्सर हमारी सोसाइटी में डिबेट चलती है फेमिनिज्म, मेनिज्म, इक्वालिटी पर। आपकी डेफिनेशन क्या है? क्योंकि उस फिल्म में बताया गया है कि कैसे महिलाओं के साथ आज भी घर में एक ऐसा व्यवहार होता है जहाँ पर उन्हें इक्वालिटी नहीं दी जाती है, चाहे वो घर के काम कर रही हैं, बाहर कर रही हैं। लाइक समवन हैज़ राइटली सेड कि काम पे जा रही हो तो 2 पराठे और 1 कप चाय बनाते जाना। तो उस कॉन्सेप्ट को ही उसमें समझाने की कोशिश की गई है। तो व्हाट इज़ योर
ideal definition of feminism, menism or equality? जी, आज ही हमारे सेशन में कहा कि मैं कभी जेंडर्स को मैन और वुमेन से देखता ही नहीं। मैं जेंडर्स को देखता हूँ एनर्जीज के हिसाब से। किसी फीमेल में मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा हो सकती है और किसी मेल में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। तो उनके रोल्स जेंडर से ज़्यादा एनर्जी से डिफाइन होने चाहिए। राइट। कि अगर किसी स्त्री में मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है, उसमें कैपेसिटी ज़्यादा है लीड करने की, तो उसको वो रोल देना चाहिए। आपने शायद, ये तो मैंने मूवी देखी नहीं और एक कब क्या है ये भी नहीं जानता मैं, लेकिन मैंने एक मूवी पहले देखी थी की एन का में की का रोल कर रही है और की का रोल कर रही है, क्योंकि उनकी एनर्जीज वो है। तो मेरे हिसाब से हम ये जेंडर में कहाँ फंस गए कि स्त्री को ये करना चाहिए और पुरुष को ये। मुझे लगता है जिसकी जैसी एनर्जी स्ट्रांग हो उसको उसके हिसाब से काम करना चाहिए। और रही बात महिलाओं को क्या करना चाहिए, भाई मैं सोच रहा हूं न तो मूवी, न तो कोई थॉट इन्फ्लुएंसर, न कोई स्पिरिचुअल लीडर, किसी को ये डिफाइन करने का अधिकार नहीं होता कि स्त्रियों या पुरुषों ने क्या करना चाहिए। सिनेमा को भी नहीं, सिनेमा को भी नहीं। मुझे लगता है उनको अधिकार दो, क्या करना चाहती हो उनसे पूछो। उनको 2 पराठे ज्यादा बनाना है तो बनाने दो, उनको नहीं बनाने तो मत बनाने दो। उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए क्या करना चाहते हैं। हम एक नैरेटिव बना रहे हैं और कह रहे हैं यही सही है। ऐसे ही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई नैरेटिव बनाना चाहिए। मुझे यही लगता है बस कि हर स्त्री के पास, हर व्यक्ति के पास उनके हिसाब से जिंदगी जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर किसी लेडी को घर में रह के खुशी मिलती है, रहने दीजिए। किसी लेडी को ऑफिस में जाके खुशी मिलती है, रहने दीजिए। हमें समाज में खुशी चाहिए। हमें समाज में ये चाहिए कि लोग खुश रहे, लोग स्वतंत्र रहे, लोग अपने हिसाब से जीवन जी पाए। एक लास्ट क्वेश्चन, हम क्योंकि अभी ऐसे समय में है जहाँ पर ज़्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली इंडिया की नीड भी है कि ज़्यादातर लोग काम भी करें और घर भी संभालें एंड पर्सनल लाइफ में भी अपना ध्यान दें। ये डिबेट भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होती है वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर। और अभी रिसेंटली बहुत सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने ऐसा कहा कि हमें 70 आवर्स अ वीक, 90 आवर्स अ वीक वर्क करना चाहिए। तो कितना ही हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है और क्या सही तरीका है इस वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कि आप काम भी कर सकें और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस भी कर सकें? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास अगर 70, 80, 90 आवर्स करने की क्षमता है, वो करे ना। जिनके पास ऐसी क्षमता है वो, उनको रोकोगे तो भी वो करेंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या सबके पास ये क्षमता है? अगर एक ब्लैंकेट रूल सबके लिए बन जाए कि इसमें क्षमता नहीं है, वो तो मर रहा है। और उसके मरने से क्या हो रहा है, उसका पर्सनल लाइफ तो बिगड़ ही रहा है, लेकिन काम भी तो बिगड़ रहा है। क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ बिगड़ा हुआ है, उसका माइंडसेट सही नहीं है, उसका फोकस नहीं है, वो आके काम करेगा तो 10 घंटे में वो जो 2 घंटे का काम है उसको 10 घंटे लगाएगा, क्योंकि उसका माइंड ही टुगेदर नहीं है। तो मेरे हिसाब से कोई राइट रॉन्ग नहीं होता। हर चीज, हर एक इंसान की अपनी कैपेसिटी, हर एक इंसान की अपनी काबिलियत होती है। अपने अपनी योग्यता, अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इंसान को काम करना चाहिए। मुझे लगता है बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, माइंड को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दुनिया में केवल काम करने के लिए तो आए नहीं है। हम दुनिया में जीने के लिए आए हैं और काम अपने जीवन का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन काम ही जीवन नहीं है, काम जीवन का एक पार्ट है। ये जब हम समझ जाएंगे कि वर्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड नॉट लाइफ, then we realize that body also needs rest, mind also needs rest. Some may be able to work for long because their bodies and mind supported that, but 99% won't be able to. We need to have that empathy for them as well. Thank you so much, sir, for joining.